हमने देखा काजी फायज ईसा के ऊपर इतना भी कुछ ऑनस्लॉट आया, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। इफ्तिखार चौधरी साहब पर इतना ऑनस्लॉट आया, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और भी बेशुमार अदलिया में मिसालें हैं कि उन्होंने मुकाबला किया और जजेस जो हैं वो इस तरह इस्तीफ़ा दे के घर नहीं चले जाते हैं। लेकिन इजाज़ुल एहसन साहब ने पुरसरार तौर पर इस्तीफ़ा देकर घर जाना चाहा, जो कि अदलिया में अच्छी मिसाल नहीं समझी जाती। नवाज शरीफ इसी पर कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला था तभी इस्तीफ़ा देकर भाग गए। सवाल इतना है कि इजाज़ुल एहसन साहब इस्तीफ़ा देकर क्यों चले गए। सवाल इतना है कि इजाज़ुल एहसन साहब के ख़िलाफ़ अगर जबकि कोई रेफरेंस भी मौजूद नहीं था, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से क्लीन चिट मिल चुकी थी, उनके ख़िलाफ़ तमाम रेफरेंस मुस्तरद कर दिए गए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुकम्मल क्लीन चिट मिल चुकी थी। सवाल ये है कि नवाज शरीफ मुखातब तो इजाज़ुल एहसन साहब से थे कि भाई तू क्यों इस्तीफ़ा दे के चला गया, तेरे दाल में कुछ काला है, तुमने फेस क्यों नहीं किया। और ये सवाल जायज़ है, मुझे रिपीट करना पड़ेगा कि आपके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक भी शिकायत पेंडिंग नहीं है, आप क्यों चले गए। बताएं ना कौम को आकर कि भाई मैंने इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया, मेरे ऊपर ये मेरी कोई चीज़ थी, या ये करप्शन थी, या कॉन्स्टिट्यूशन 1 था, या मैं कोई बीमार हो गया था। मतलब एक एम्बिग्विटी है उनके इस्तीफ़े के हवाले से। और फिर अब वो तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो हम गुफ्तगू इजाज़ुल एहसन साहब की कर रहे थे, उनका इस्तीफ़े के ऊपर कर रहे थे। मैंने उसमें ये मिसाल दी कि जिन जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस मौजूद था, काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मौजूद था, उस रेफरेंस का सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल हुआ, उनकी बेगम को मुल्ज़म के कटहरे में खड़ा किया गया। वो अपनी बेगम को मुल्ज़म के कटहरे में खड़े करके साथ खड़े रहे और मुल्ज़म के तौर पे पेश होते रहे। उन्होंने फेस किया, वो तो इस्तीफ़ा देकर नहीं चले गए। पता नहीं आपको पता होगा, पिंडी गए वो तो उमर ताब बंदियाल की अदालत में वो और उनकी बेगम बतौर मुल्ज़म खड़े रहे और बंदियाल साहब उनकी बेगम से बदतमीज़ी भी करते रहे, लेकिन उन्होंने फेस किया। वो इस्तीफा देकर तो नहीं चले गए ना। इफ्तिखार चौधरी ने इस्तीफा नहीं दिया और कई जजेस ने नहीं दिया। ये क्यों भाग गया। काजी फायज ईसा साहब के पास कोई हक और कोई इख्तियार नहीं है डेफामेशन को माफ़ करने का, डेफामेटरी रिमार्क्स को माफ़ करने का, और उनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि जहाँ कानून से तजावुज़ हुआ है वो उसको कहें कि मेरी ज़ात का मामला है, मैं माफ़ करता हूँ। उन्होंने आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाया है। जिसने कानून तोड़ा है उन्हें कहना चाहिए उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बात उनकी ज़ात की नहीं है। आपने बात ठीक निशानदेही की कि हम जब चीफ़ जस्टिस की ज़ात की या अदलिया की तज़हीक की माफ़ी देंगे, फिर आप कल कहेंगे फ़ौज की तज़हीक की भी माफ़ी दें। देखें, अदलिया ने कहा है कि मुझे जितनी मर्ज़ी, जब चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मुझे जितनी मर्ज़ी गालियाँ निकाले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप कहेंगे आर्मी चीफ को भी कहना चाहिए कि मुझे जितनी मर्ज़ी गाली निकाले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप तकाबली जायज़ा शुरू कर देंगे ना। आज आप कह रहे हैं कि अदलिया कह रही है मुझे हमें जितना मर्ज़ी बुरा भला कहें हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कल आप कहेंगे फ़ौज को भी कोई नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, हम उनको जितना मर्ज़ी बुरा भला कहें। परसों आप कहेंगे कि इस मुल्क के किसी भी सियासतदान को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको जितनी मर्ज़ी गाली दें, जितनी मर्ज़ी दें, बुरा भला कहें। चीफ जस्टिस ने कहा है ना इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको भी उतनी बर्दाश्त रखनी चाहिए जितनी काजी फायज ईसा में है। तो मेरे ख्याल में काजी साहब कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं कर रहे हैं। ये मेरा मतलब है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है जब कोई मुझे गाली निकाले। मुझे फ़र्क पड़ता है जब कोई पाक फ़ौज को गाली निकाले, पाकिस्तान को गाली निकाले, पाकिस्तान के इदारों को गाली निकाले। तनकीद और तज़हीक में फ़र्क रखना चाहिए। अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट तनकीद और तज़हीक दोनों को माफ़ करेगा तो फिर मैं समझता हूँ मेरा मुजरम भी सुप्रीम कोर्ट होगा, क्योंकि उसने इस मुल्क में लाकानूनियत को फ़रोग़ दिया है।